दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मौत का बदला मौत। यह कर्नल कर्ण की एक्शन और जासूसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। मौत का बदला मौत। कर्नल कर्ण और कैप्टन असलम अपने एक मित्र और रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। अपना यार जमाल 5 वर्ष बाद जापान से आ रहा है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। इसलिए तो मैंने हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है। तभी घोषणा हुई, जापान से आने वाला विमान 1 घंटा देर से पहुंचेगा। लो कर लो बात, 1 घंटा और प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हम 1 घंटे तक करेंगे क्या? एयरपोर्ट पर घूमते रहेंगे। आओ। 10-15 मिनट बाद दोनों इधर उधर घूमते रहे। तभी एक और घोषणा हुई, झारखंड से आने वाला एयर इंडिया का विमान पहुंच चुका है। सारे जा रहे हैं। जमाल के जहाज को लेट होना था, वह भी आ जाएगा। आओ, कस्टम काउंटर की ओर चलते हैं, चाहे जान ले चलिए। झारखंड से आने वाली यात्रियों की कस्टम चेकिंग चल रही थी। यह सूटकेस खोलिए। यह लॉक्ड नहीं है, आप खुद ही खोल लीजिए। कस्टम चेकिंग के बाद यात्री बाहर जाते रहे। बस यही ब्रीफकेस है? जी हाँ। अधिकारी ने ब्रीफकेस खोलकर देखा। एक जोड़ी कपड़ा और शेविंग का सामान। बस? हाँ, मैं बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ और कल ही वापस चला जाऊंगा। कस्टम अधिकारी ने उसके ब्रीफकेस पर क्लियरेंस का निशान लगाया। आप जा सकते हैं, थैंक्स। अपना ब्रीफकेस उठाकर वह लाइन से निकला। कर्ण, यह सीक्रेट एजेंट कर्नल कर्ण यहाँ क्यों आया है? कुछ रुककर वह तेज से गेट की ओर बढ़ा। जल्दी निकल जाना चाहिए। तुमने उस दाढ़ी वाले विदेशी को देखा असलम? हाँ देखा। क्या कोई खास बात है? मुझे लग रहा है मैंने इसे पहले कहीं कहीं देखा है, और यह भी मुझे देखकर चौंका था। शायद आपकी जासूसी की रग फड़क उठी है। तुम ठीक कहते हो। उसके चौंकने से मुझे शक हो रहा है कि वह शायद कोई अपराधी है। मैं उस पर नजर रखना चाहता हूँ। लेकिन हम यहाँ जमाल को रिसीव करने आए हैं। कुछ देर में उसका जहाज आने वाला है। तो मैं कस्टम विभाग के किसी जासूस को उसके पीछे लगाकर आता हूँ। तुम यहीं ठहरो, जल्दी आइएगा। कुछ क्षण बाद दाढ़ी वाला विदेशी एयरपोर्ट की इमारत में बना कॉफी शॉप पर खड़ा कॉफी पी रहा था। हेलो, आप झारखंड से आए हैं? कौन है ये? यस, मुझे झारखंड घूमने का बहुत शौक है। सुना है बहुत सुंदर है। हाँ सॉरी, इस समय मैं जरा जल्दी में हूँ। और वह ब्रीफकेस उठाकर चल दिया। कर्नल साहब ने कहा था कि उस पर नजर रखूं। दाढ़ी वाले कॉरिडोर से गुजर रहा था। वह मेरे पीछे आ रहा है। इसका अर्थ है भारतीय जासूस मेरे पीछे लग गए हैं। कॉरिडोर के अंत में टॉयलेट था। मुझे जासूस से निपटना ही होगा। टॉयलेट जा रहा है। टॉयलेट के भीतर पहले अपना हथियार तैयार करना होगा। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपनी चेहरे की दाढ़ी खींचकर अलग कर दी। फिर उसने अपना कोट उतारा और उसे उल्टा करके पहन लिया। बालों में कंघी करके उसने हेयर स्टाइल बदल डाली और ऐनक उतारकर जेब में रख ली। फिर उसने कमोड पर रखकर अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक सिगरेट केस और सिगरेट लाइटर निकाला। अब अपनी गन तैयार करता हूँ। सिगरेट केस और लाइटर को उसने किसी तरकीब से आपस में जोड़ दिया। जेब से पेन निकालकर उसने रिवॉल्वर की नाल के रूप में फिट कर दिया। उसका पीछा करने वाला युवक भी टॉयलेट के भीतर आ चुका था। उस टॉयलेट का दरवाजा बंद है, वह अंदर होगा। तभी दरवाजा खोलकर विदेशी बाहर निकला। अरे, यह तो वह नहीं है, लेकिन वह तो मेरे सामने भीतर आया था। विदेशी बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। ब्रीफकेस यहीं तो उस दाढ़ी वाले के पास था। अगले पल, ए मिस्टर रुकिए। आवाज सुनकर विदेशी घुमा। पिट। ओह। रिवॉल्वर जेब में रखकर वह टॉयलेट से बाहर निकल गया। एयरपोर्ट की मार्च से बाहर आकर विदेशी ने टैक्सी ली और रवाना हो गया। कुछ ही देर में भारतीय जासूस शिकारी कुत्तों की तरह मेरी तलाश में होंगे। एयरपोर्ट की लॉबी में यह लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? कुछ गड़बड़ लगती है। एक इंस्पेक्टर को पहचानकर कर्ण ने पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर दत्त? टॉयलेट में ग्लास पड़ी है, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कुछ क्षण बाद, ओ माय गॉड, यह तो कस्टम का जासूस है। मैंने इसे एक विदेशी के पीछे लगाया था। आपने? करण ने इंस्पेक्टर को दाढ़ी वाले विदेशी के बारे में बताया। ओह, फिर तो यह हत्या उसी विदेशी ने की है। वह वैसे ही अपराधी था। मैं उसका हुलिया बताकर उसकी तलाश के आदेश देता हूँ। हाँ जल्दी कीजिए। इंस्पेक्टर तुरंत बाहर चला गया। सॉरी दोस्त, तुम्हारी जान मेरे कारण गई है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। बेचारा।
मामला विदेशी अपराधी का था, इसलिए असलम को एयरपोर्ट पर जमाल की अगवानी के लिए छोड़कर करण उसी समय अपने चीफ जनरल यादव से मिलने चल दिया। जनरल यादव को बताना होगा कि एक विदेशी जासूसी अपराधी हमारे देश में आ चुका है। जनरल यादव ने घटनाएं सुनी और बोले, तुम्हें वह विदेशी परिचित लगा था, कोई अंदाजा लगाओ कि वह कौन हो सकता है। कुछ पल सोचने के बाद, दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद याद आया सर कि वह फंटूस हो सकता है। फंटूस? तुम्हारा मतलब है जार्कलैंड का फ्रीलांस अपराधी जो दूसरे देशों के राज चुराकर ओपन मार्केट में बेच देता है। जी हाँ, मुझे उसका चेहरा फंटूस जैसा ही लगा था। फंटूस की फाइल हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, तो प्लीज वह फाइल मंगवाइए। 1 घंटे बाद कर्ण वापस अपने फ्लैट पर पहुंचा। बहुत देर लगा दी आपने। मैं जनरल के साथ था। जमाल कहाँ है? जमाल नहीं आया। जहाज के सारे यात्रियों को देखने के बाद मैं वापस यहाँ आया तो जमाल का टेलीग्राम मिला। उसने लिखा कि किसी कारणवश उसने अपने आने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया है। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ। जनरल ने अपनी हमारी छुट्टियां कैंसिल कर दी है और मैं फंटूस की तलाश का काम सौंप दिया है। फंटूस? यह क्या चीज होती है? करण बैठकर उसे फंटूस के विषय में बताने लगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला का एक सहायक वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश वर्मा एक 5 सितारा होटल के कमरे में पिछले 3 दिन से ठहरा हुआ था। आज रात किसी समय भी फंटूस को आ जाना चाहिए। सतीश वर्मा का अनुमान ठीक निकला। 11 बजे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने उठकर दरवाजा खोला। हेलो, आई एम फंटूस, प्लीज कम इन। आपने आने में बहुत देर लगा दी। हाँ, एयरपोर्ट पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। कैसी गड़बड़? कोई खास नहीं, तुमने मेरा काम कर दिया या नहीं? सतीश ने जेब से 3 इंच लंबा एक कैप्सूल निकाला। काम हो गया है। यह कैप्सूल मैंने 3 दिन पहले प्रयोगशाला से चुराया है। इसके अंदर एक माइक्रोफिल्म पर भारत में बनाए जा रहे पहले स्पेस शटल का पूरा फार्मूला मौजूद है। गुड, लाओ यह मुझे दे दो। इस काम के मेहनताने के रूप में 20 बैंक लाओ यह मुझे दे दो। इस काम के मेहनतान के रूप में स्विस बैंक के तुम्हारे खाते में $5 लाख जमा हो चुके हैं। फिर तो यह कैप्सूल तुम्हारा हुआ। अपना सिगार सुलगाने के बाद फंटूस ने सतीश का सिगार सुलगाया। तुम्हारे देश में इतने बढ़िया तंबाकू के सिगार नहीं मिल सकते। एक लंबा कस लेकर उसने धुआं छोड़ा। सचमुच शानदार तंबाकू है, इसीलिए तो मैं इसे पीता हूँ। फिर तुरंत ही फंटूस उठ खड़ा हुआ। ओके फ्रेंड, अब मैं चलूंगा। ओके। हाथ मिलाकर फंटूस कमरे से बाहर निकला गया। गुड बाय। ओके, गुड लक। होटल के बाहर आकर फंटूस टैक्सी में बैठकर रवाना हो गया। वह भाई मेरे शिकार के मजे लूट रहा होगा। सतीश सोफे पर टांगे फैलाकर बैठा था। $5 लाख। अब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसने सिगार का एक लंबा कस खींचा। फटाक। सिगार में छुपे हुए माइक्रो बम ने सतीश के चेहरे को मांस के लोथड़ों के रूप में बदल दिया। इस घटना को लेकर जनरल यादव के चेहरे से परेशानी झलक रही थी। होटल के कमरे से मिलने वाली लाश वैज्ञानिक सतीश वर्मा की थी कर्नल, और हमें पता चला कि सतीश वर्मा ने प्रयोगशाला से एक महत्वपूर्ण माइक्रो फिल्म का कैप्सूल चुराया था, तो उसकी हत्या का कारण वही कैप्सूल रहा होगा। हाँ, और उसकी हत्या फंटूस ने की है। कमरे में रखे एक गिलास पर से फंटूस की उंगलियों के निशान मिले हैं, यानी फंटूस ने वह महत्वपूर्ण कैप्सूल प्राप्त कर लिया है। हाँ कर्नल, अब यह साफ हो चुका कि फंटूस उसी कैप्सूल को लेने भारत आया था। उसने सतीश वर्मा को कैप्सूल चुराने के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अब फंटूस को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन फंटूस है कहाँ जो उसे गिरफ्तार करें? मेरा अनुमान है कि वह अब तक भारत छोड़ चुका होगा। वह बेस बदलने में दक्ष है और अवश्य दूसरा जाली पासपोर्ट साथ लाया होगा, जिसके द्वारा वह दूसरे बेस में यहाँ से निकल गया होगा। तो फिर तुम जार्कलैंड जाओ कर्नल, वह फंटूस को तलाश करो और किसी भी तरह उसे फिल्म का वह कैप्सूल वापस लेकर आओ। ठीक है सर, मैं चला जाता हूँ। क्या जार्कलैंड में हमारा कोई एजेंट है? हाँ, वहाँ का एक स्थानीय व्यक्ति मिस्टर मार्कोस हमारे लिए काम करता है। मैं उसे तुम्हारे पहुँचने की सूचना भिजवा देता हूँ और यह निर्देश भी कि वह फंटूस को तलाश करने की कोशिश करे। 3 दिन बाद करण जार्कलैंड एयरपोर्ट पर विमान से उतरा। कैप्टन असलम को वह साथ नहीं लाया था।
मार्कोस मुझे रिसीव करने आया होगा। जनरल ने कहा था कि वह खुद मुझे पहचान लेगा। कस्टम से निपटकर वह सूटकेस उठाकर चल दिया। मिस्टर कर्ण, यस, मेरा नाम मार्कोस है, खुशी हुई आपसे मिलकर। जनरल ने बताया था कि आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएंगे, तो चलिए मैं आपको होटल में कमरा दिला देता हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें होंगी। सूटकेस मुझे दे दीजिए। नो थैंक्स, मैं अपना बोझ खुद उठाने पर यकीन रखता हूँ। वह इमारत से बाहर आए। पार्किंग में मेरी गाड़ी मौजूद है, उधर चलिए। मैं टैक्सी से जाना पसंद करूंगा मिस्टर मार्कोस, आप अपनी गाड़ी में आगे चलिए। सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी है, हो सकता कोई हमारी निगरानी कर रहा हो। मार्कोस अपनी गाड़ी में आगे चल दिया। कर्ण एक टैक्सी में पीछे था। मार्कोस काफी समझदार आदमी लगता है। एयरपोर्ट से शहर को जाने वाली सड़क सुनसान थी। दोनों गाड़ी आगे पीछे चली जा रही थी। पता नहीं मार्कोस ने फंटूस के विषय में कुछ जानकारी एकत्र की है या नहीं। अचानक भड़ौक, ओ गॉड! गाड़ी टुकड़ों के रूप में सड़क पर वापस गिरी। बम! उस गाड़ी में बम फटा साहब, गाड़ी रोको। मार्कोस का शरीर जलता हुआ गाड़ी के बाहर पड़ा था। करण टैक्सी से उतरकर उसकी ओर दौड़ा। मैं घायल व्यक्ति को देखता हूँ, तुम सहायता का प्रबंध करो। मार्कोस को खींचकर वह गाड़ी से दूर ले गया। यह भी जीवित है। मिस्टर मार्कोस, मार्कोस! मार्कोस ने आंखें खोल दी। उसने मुझे मार डाला मिस्टर कर्ण। किसने मिस्टर मार्कोस? आपकी गाड़ी में तो बम फटा था। हाँ, यह फंटूस का काम है। मैं कई दिन से उसके पीछे लगा हुआ था। फंटूस? मुझे उसके बारे में कुछ बताइए, बोले मिस्टर मार्कोस। फंटूस? वह कैप्सूल इजरायली जासूस को बेचने वाला है। रॉयल रॉयल क्लब में सौदा होगा। उफ! ओ गॉड, यह तो मर गया। मार्कोस की गर्दन ढुलक गई थी। उसी रात कर्नल कर्ण जार्कलैंड की सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर बॉब ईक के सामने बैठा था। हम कई वर्ष बाद मिले कर्नल, तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई। मुझे भी बॉब, दरअसल मैं तुम्हारी सहायता लेने आया हूँ। बॉब को उसने विस्तार से सब कुछ बता दिया और अंत में कहा, हमारे देश आपस में मित्र हैं। फंटूस जैसे अपराधी ने हमारा एक राज चुराया है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि फंटूस से निपटने में हम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा मिस्टर कर्ण। यहाँ कोई रॉयल क्लब है बॉब? हाँ है, लेकिन वह अपने नाम के विपरीत स्थान है। उस क्लब में अच्छे लोग नहीं जाते। मैं वहां जाना चाहता हूँ क्योंकि फंटूस हमें उसी क्लब में मिल सकता है। ओके, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रॉयल क्लब का हॉल ग्राहकों से भरा हुआ था। यहाँ तो कोई टेबल खाली नहीं है। काउंटर पर चलो, वहाँ स्टूल खाली है। वह काउंटर के सामने पड़े स्टूलों पर जा बैठे। 2 एप्पल जूस दो। अब सवाल यह है कि फंटूस को कैसे तलाश किया जाए। तभी, बॉब उधर देखो, क्या है? फंटूस? हाँ, लेकिन उस पर हम अभी हाथ नहीं डालेंगे। मैं उस इजरायली जासूस से भी निपटना चाहता हूँ जो कैप्सूल खरीद रहा है। इतनी देर में फंटूस वापस बाहर निकल गया था। वह तो गया, जाने दो, अब वह मुझसे बच नहीं सकेगा। कुछ देर बाद वह दोनों भी क्लब से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर चल दिए। मैं कुछ समझा नहीं, तुमने फंटूस को जाने क्यों दिया? मैं उस पर उस वक्त हाथ डालूंगा जब वह कैप्सूल बेच रहा होगा। और मार्कोस ने मुझे बताया कि इजरायली एजेंट से उसका सौदा रॉयल क्लब में ही होगा। अब मुझे क्लब पर नजर रखनी है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। हो सकता है मुझसे निपटने के लिए फंटूस ने गुंडे भेजे हो। उसने मुझे देख लिया था। करण का अनुमान ठीक निकला। अचानक पीछे आने वाली गाड़ी से फायरिंग होने लगी। डैम इट, वे स्टेन गन से हमला कर रहे हैं। सड़क के किनारे गाड़ी रोको बॉब, जल्दी। गाड़ी रोककर दोनों नीचे उतरे। हमलावरों की गाड़ी भी कुछ दूरी पर रुक गई थी। धोएं धोएं। हमलावर चार थे और चारों ही अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। टिट टिट टिट। करण स्टेन गन वाले का निशाना लेने की कोशिश में था। एक बार जब उसने बस्ट मारने के लिए सिर उबारा तो धोएं, ले बेटे, आई। उसी वक्त बॉब की चलाई हुई गोली एक अन्य बदमाश को लग गई। आई, धोएं। अपने साथियों को गिरते देखकर शेष 2 गुंडे गाड़ी में घुस गए। वह भाग रहे हैं, हम उनका पीछा करेंगे। लेकिन जब बॉब की नजर अपनी गाड़ी के एक टायर पर पड़ी, शिट, यह टायर तो फट गया। स्टेन गन की गोली लगी होगी। अब पीछा करने का विचार छोड़ो, आओ उन लाशों को देखते हैं। करण को गुंडों की लाशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बॉब को वहीं छोड़कर
वह अपने होटल के कमरे में आ गया। फंटूस मुझे देखकर घबरा गया है, इसलिए उसने मुझ पर हमला कराया है, लेकिन वह खुद सामने नहीं आया। उसे सामने लाने के लिए मुझे एक बार फिर रॉयल क्लब जाना होगा। तभी फोन की घंटी बजी। मैं बॉब बोल रहा हूँ करण। फंटूस को गिरफ्तार करने के लिए मैं रॉयल क्लब पर रेड करने जा रहा हूँ। नहीं बॉब। नहीं क्यों? प्लीज बॉब, इतनी जल्दबाजी न करो। फंटूस से मैं अपने ढंग से निपटना चाहता हूँ। तुम कल तक ठहर जाओ, कल शाम मैं खुद क्लब में जाने वाला हूँ। काफी बहस के बाद बॉब ने करण की बात मान ली और फोन बंद कर दिया। अगली शाम अपने चेहरे पर कुछ मामूली परिवर्तन करके करण क्लब पहुंचा। पहली नजर में मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। एक टेबल पर बैठकर उसने कॉफी का ऑर्डर दिया और जब बेहरा कॉफी लेकर आया, मेरे एक मित्र मिस्टर फंटूस अक्सर इस क्लब में आते हैं, क्या वे आज भी आएंगे? कुछ पता नहीं साहब, वह साहब मिस्टर फंटूस को पूछ रहे थे। करण ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा। यह व्यक्ति इजरायली लगता है। क्या फंटूस उसी से सौदा कर रहा है? कुछ और लाऊं साहब? नहीं तुम जाओ। करण को बैठे 10 मिनट ही हुए थे कि फंटूस हॉल में प्रविष्ट हुआ। फंटूस? तभी करण ने उस बहरे को फंटूस से कुछ कहते देखा। बहरा उसे क्या बता रहा है? फिर फंटूस हॉल में एक तरफ बने फैमिली कैबिनों की ओर बढ़ा और एक कैबिन के भीतर चला गया। शायद वह कैबिन में किसी से मुलाकात करेगा। ओह, वह व्यक्ति भी कैबिन में जा रहा है। तुरंत कर्ण भी उठकर उस कैबिन के बराबर वाले कैबिन में जा बैठा। फंटूस अवश्य इजरायली जासूस से भेंट कर रहा है, मुझे उनकी बातचीत सुननी चाहिए। और उसने अपनी जेब से एक यंत्र निकाला। तुरंत ही दूसरी ओर की आवाजें उसके कानों में पड़ी। तुमने रुपये का प्रबंध कर लिया है? हाँ, आज रात 2 बजे तुम्हें रुपये मिल जाएंगे। गुड, रुपये लेकर तुम यहीं आ जाना। मेरा आदमी तुम्हें क्लब के तहखाने में पहुंचा देगा। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा और रुपये लेकर कैप्सूल तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। तभी करण के कैबिन में वहीं बेहरा प्रविष्ट हुआ। ओह साहब, आप यहाँ बैठे हैं। मैं आपको बताने आया था कि मिस्टर फंटूस आ गए हैं। मुझे पता है, तुम एक कॉफी और लेकर आओ। बेहरा चला गया। यह बेहरा जानबूझकर भीतर आया था। शायद यह फंटूस का ही आदमी है। उसने दोबारा दीवार से आला लगाया और लेकिन अब दूसरी ओर सन्नाटा था। ओह, शायद वे दोनों कैबिन से निकलकर चले गए हैं। करण भी कैबिन से बाहर निकला। वेरा फंटूस पिछले दरवाजे से बाहर जा रहा है। बिल चुकाए बिना करण भी उस दरवाजे से बाहर निकल गया। अब फंटूस को नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। गली में मध्यम प्रकाश था। वह जैसे आगे बढ़ा, ओह, कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब आंखें देखने योग्य हुई, ओ गॉड, उसने उठने की कोशिश की। थोड़ ओए! छुरे वाले ने उसे पेट में बूट की ठोकर मारी। उफ! लेकिन इस बार कर्ण कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ और जेब से पिस्तौल निकाल ली, लेकिन तड़ाक धोए! गुंडे ने चैन को झटका दिया तो पिस्तौल कर्ण के हाथ से निकल गई। कर्ण समझ चुका था कि यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है, अतः वह खाली हाथी उनसे भिड़ गया। ढुम ढुम! छुरे वाले गुंडे की कलाई उसके हाथ में आ गई। आई! दौड़, संभालो इसे! लेकिन वह चारों भी जबरदस्त लड़ाके थे। उन्होंने एक साथ उठकर हमला किया। ढुम! इस बार कर्ण को संभलने का अवसर नहीं मिला। ओए! फिर डंडे की जबरदस्त चोट उसके सिर पर पड़ी। थोड़! कर्ण की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी गली में कुछ लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दी तो गुंडे घबराकर भाग लिए। भागो! करण को जब होश आया तो वह अस्पताल में था। बॉब उसके निकट बैठा था। मैंने तुम्हें वहां अकेले जाने के लिए मना किया था ने? सॉरी बॉब। अगर मेरे आदमी ठीक समय पर न पहुंचे होते तो वह लोग तुम्हारी हत्या कर डालते। यहाँ तुम अकेले फंटूस का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ठीक है बॉब, अब तुम जैसा कहोगे मैं करूंगा। अब तुम कुछ नहीं करोगे। कल मैं क्लब पर रेड करके फंटूस को गिरफ्तार कर लूंगा। तुम्हें आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम अस्पताल में ही रहोगे। तुम्हारा पिस्तौल गली में से मिला था, लेकिन अभी वह मेरे पास रहेगा। ठीक है। उसे आराम करने का मशवरा देकर बॉब वापस चला गया। करण ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 1 बजाए। 2 बजे क्लब के तहखाने में फंटूस वह कैप्सूल इजरायली एजेंट को बेच देगा। उसे पता नहीं कि मैं उनकी बातें सुन चुका हूँ।
अब मुझे अस्पताल से गायब हो जाना चाहिए। बिस्तर से उठकर वह चुपचाप अस्पताल से निकल आया। पहले अपने होटल चलकर हथियार लेने होंगे। होटल के कमरे में पहुंचकर उसने अपने सूटकेस के गुप्त खाने से दूसरा पिस्तौल निकालकर जेब में रखा। साथ ही कुछ और जरूरी चीजें भी अपने लिबास में छुपा ली। ठीक 2 बजे वह रोल क्लब के पीछे उसी गली में पहुंच गया जहां गुंडों ने उसे बेहोश किया था। फंटू सोच भी नहीं सकेगा कि मैं इतनी जल्दी यहाँ वापस आ जाऊंगा। क्लब का मुख्य गेट बंद हो चुका था। क्लब के पिछले दरवाजे पर पहुंचकर करण ने एक तार दरवाजे के ताले में डाला। दरवाजा खोलकर वह भीतर प्रविष्ट हुआ। यहाँ तो कोई नहीं है। तय खाने का रास्ता ढूंढना सरल काम नहीं होगा। तभी स्वयं उसकी मुश्किल आसान होगी। ओह, यह तो वहीं बेरा है। बाहर आकर बेरा दरवाजा बंद कर रहा था कि करण बिल्ली की तरह चलते हुए उसके पीछे पहुंच गया। अपने हाथ ऊपर उठा लो दोस्त। कौन हो तुम? फंटूस कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। बको मत। मुझे पता कि फंटूस एक इजरायली जासूस के साथ नीचे तय खाने में। मुझे तय खाने में ले चलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना। तो मुझे तय खाने में लेकर चलो। अच्छा। बैरे ने फिर से दरवाजा खोला। यह तय खाने का रास्ता है। नीचे एक ही कमरा है। तुम अकेले चले जाओ। फंटूस मुझे देखेगा तो नाराज होगा। ठीक है, तुम यहीं आराम करो। ठोक। ओह। बैरा नीचे गिरकर बेहोश हो गया। करण दबे पांव नीचे पहुंचा। वही कमरा है। दरवाजे के निकट पहुंचकर यह कैप्सूल प्राप्त करने के लिए मुझे कई हत्याएं करनी पड़ी और अपनी जान का खतरा उठाकर मैं इसे इंडिया से निकाल कर लाया हूं। हम भी तुम्हें ऐसी पूरी कीमत दे रहे हैं। अंदर केवल वही दोनों है और उनके लिए मैं अकेला काफी हूं। अगले पल धौड़। तुम दोनों अपने हाथों पर उठा लो। करण, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अपनी टांगों से चलकर। तुम्हारे गुंडे मेरा कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ सके थे। तभी इजरायली एजेंट ने जेब की ओर हाथ बढ़ाया लेकिन करण सावधान था। धोएं। ओह। मैं अपने देश के दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता पंटूस। और तुमने तो मेरे देश में 2 हत्याएं भी की हैं जिनमें से एक बिल्कुल निर्दोष था। मेरा मतलब कस्टम के उस जासूस से है जिसे तुमने एयरपोर्ट के टॉयलेट। करण को बोलने में व्यस्त देखकर फंटूस ने उस पर छलांग लगाई लेकिन धोएं। उफ। यह रही मेरे देश की अमानत। मेरा मिशन पूरा हुआ। कैप्सूल जेब में रखकर वह तय खाने से बाहर निकल आया। अब मैं अस्पताल जाकर आराम करूंगा। बॉब को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर चुका हूं। आधे घंटे बाद वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है और अच्छी कॉमिक्स ये भी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।